व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आपका हेल्थ और आपकी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट्स, यू नो दैट आज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपने पीक पर है। जिस तरीके से 1991 के कोल्ड वॉर के बाद एक तरीके से एक स्टेबल वर्ल्ड था, ग्लोबलाइजेशन हुआ, कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को ओपन किए, कंट्रीज अपने आप को इंटरकनेक्ट किए, बट नाउ यू आर विटनेसिंग द एंड ऑफ दैट फेज। आज ग्लोबलाइजेशन खतरे में है। आज कंट्रीज आर शटिंग डाउन देयर डोर। ट्रंप हैज लॉन्च दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा कैंपेन। और आज जियोपॉलिटिकल टेंशंस डे बाय डे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। No one expected Russia would launch attack on Ukraine. No one expected कि Trump out of sudden will capture Nicolas Maduro from Venezuela. और अब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इजराइल कब ईरान पे अटैक करे। दिस इज द अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर। दिस इज अ वर्ल्ड वेयर यू कैन नॉट बी श्योर कि कल क्या होगा। तो आज इस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट इन सभी चीजों में बताया भी गया कि कैसे आज वर्ल्ड ऑर्डर एक बहुत ही फ्रेजाइल, नाजुक फेज से गुजर रहा है। अब इसको आज मैं आपको बताऊंगा जापान का एग्जांपल लेके। स्टूडेंट्स, जापान आपको पता है कि एक कंट्री ऐसा है जो इनफैक्ट पहला कंट्री है जिसने इतने बड़े स्केल पर न्यूक्लियर अटैक को हैंडल किया। कितने लोग मारे गए जापान में। और उसके बाद से लेके जापान को एक बात समझ में आ गई कि अगर जापान को वापस से बाउंस बैक करना है, जापान को वापस से रिवाइव करना है, देन जापान नीड्स टू फोकस ऑन इकोनॉमी। अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है जापान को। और जापान जो है वो अब किसी भी लड़ाई झगड़े, किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। और वहीं से शुरुआत होती है 1945 के बाद जापान का पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से ये दो कंट्री हैं और ये दोनों नेबर हैं। ये रहा कंट्री ए, ये रहा कंट्री बी। अब कंट्री ए जो है वो अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना शुरू किया इसी तेज रेट से। तो बी को क्या लगेगा कि यार ये नेबर मेरा इतना ज्यादा डिफेंस पे खर्च कर रहा है, देन आई शुड ऑल्सो डू। सो बी विल ऑल्सो नाउ स्टार्ट टू स्पेंड ऑन डिफेंस। नाउ इफ ए विल सी दैट बी भी खर्च कर रहा है, तो मुझे और खर्च करना पड़ेगा। सो ए विल फर्दर स्पेंड मोर ऑन डिफेंस, ब्रिंग न्यू सबमरीन्स, ब्रिंग न्यू फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ ए लाएगा। फिर बी जो है वो और एग्रेसिवली अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को कंटिन्यू करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा, that if A increase its defense, B will in dilemma, and for that B will now try to push up its defense, which will make A further in dilemma, and A will again try to increase in defense, and this is a arms race. This is a arms race. इसी चीज को जापान अवॉइड करना चाहता था। और जापान ने कहा कि यार मैं अगर डिफेंस को बढ़ाऊंगा ही नहीं, तो मेरे नेबर को क्यों मुझसे टेंशन होगा। और अगर मेरे नेबर को मुझसे टेंशन नहीं होगा, तो फिर मैं शांति से रह सकता हूं। और अगर मैं शांति से रह सकता हूं, तो ये जो भी पैसा जो मैं डिफेंस पे खर्च करता, आई कैन सेव दैट, एंड दिस सेव्ड मनी आई कैन यूज टू स्पेंड ऑन माई डिफेंस, आई कैन स्पेंड ऑन माई इकोनॉमी। सो द मनी विच जापान कुड हैव स्पेंडेड ऑन डिफेंस, because of this pacifist constitution, Japan saved a huge money, which Japan pumped up to bounce back its economy. और अब समझिए कि जापान कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी बर्बाद हो चुकी थी उसकी इकोनॉमी, एंड नाउ जापान इज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ जापान। लेकिन अब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके की आज एक वॉलेटाइल अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर है, हर एक कंट्री अब इस रियलिटी का सामना कर रहे हैं। अब ये जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसके बहुत सारे रीजन है। चाइना है, ट्रंप है, रशिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एवरी कंट्री इज नाउ एडजस्टिंग टू इट्स न्यू रियलिटी। और जापान के साथ तो सबसे खास है, बिकॉज जापान अब अपने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एंड कर दिया है। टाटा, गुड बाय।
नाउ जापान एक ऐसा कंट्री जो हमेशा से अपने डिफेंस को कम से कम रखता था, नाउ जापान हैज सेड दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर डिफेंस स्पेंडिंग टू 2% ऑफ जीडीपी। वो जापान जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट नहीं करता था, अब एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये वही जापान है जो अब अपने कंट्री के बाहर भी अपने बेसिस को बनाने की बात कर रहा। सो दिस इज अ न्यू जापान एंड दिस बेसिकली शोज कि आज वर्ल्ड कैसे ट्रांजिशन कर रहा। अब आज आप पूछेंगे जापान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज जापान में एक इलेक्शन, जापान में एक पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ। जैसे इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन होता है, वैसे ही जापान में भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ। और जो वहां की पार्टी है और जो वहां की एग्जिस्टिंग लीडर हैं, जो आप देख सकते हैं तकाइची, इनका एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होता है, लैंडस्लाइड विक्ट्री। और ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर चाइना। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और क्योंकि चाइना के लिए प्रॉब्लम है तो चाइना रिएक्ट भी करेगा। और चाइना रिएक्ट करेगा मतलब यहां पर साउथ चाइना सी में, जहां पे जापान, चाइना, कोरिया है, यहां पे अब आने वाले समय में टेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी का लैंडस्लाइड विक्ट्री होने से टेंशन जो है वो बढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। लास्ट ईयर नवंबर में जब पहली बार जापान की प्राइम मिनिस्टर तकैची प्राइम मिनिस्टर की तरह अपनी स्पीच दे रही थी पार्लियामेंट में, एंड लेट मी टेल यू शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो लास्ट ईयर इनका एक स्पीच था नवंबर के समय पार्लियामेंट में, और उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता तो जापान जो है वो बैठ के इस इंटरटेनमेंट को नहीं देखेगा। जापान वुड इंटरवीन by giving direct military support to ensure the independence of Taiwan। ये जापान के किसी भी लीडर ने इतने आउटराइटली पब्लिकली ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, बिकॉज ताइवान जो है वो चाइना के लिए बहुत सेंसिटिव है। और शी जिनपिंग जो चाइना के लीडर है उन्होंने कहा है having relation with Taiwan or trying to promote the independence of Taiwan is like playing with the fire। और वही रेड लाइन को क्रॉस किया था जापान की ये वुमेन, पावरफुल फाइटर लीडर, when she says that if you attack Taiwan we will intervene। और उसके बाद जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो इनफैक्ट कुछ ऐसा कहा जिससे चाइना जो है वो और ज्यादा टेंशन में आ गया, और ज्यादा एग्रेसिव हो गया, जब बात कहा गया कि चाइना, और देख सकते हैं ये ताइवान है, इधर जापान है, ताइवान से जस्ट एक सटा हुआ योनागुनी आइलैंड है, इस पे जापान ने अपने मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया, अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया, जो चाइना के लिए फर्दर सीरियस एस्केलेशन था। सो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में, चाइना का एग्रेशन, जापान का बैक ऑफ नहीं करना, इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने तो योनागुनी पे एक एग्रेसिव मूव खोला। थिंग्स वर बॉइलिंग डाउन वेरी सीरियसली। बीजिंग ने जापान के एम्बेसडर को समन भेजा, चाइना ने अपने सिटीजन्स को मना किया जापान की जाने से कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ये जिस तरीके से टेंशन बना था चाइना और जापान के बीच में, ये बहुत ज्यादा सीरियस था। और मैं एक और बात बता दूं, चाइना एक जमाने में कोलोनियलिज्म चाइना का हुआ था, और जो लास्ट कंट्री जो चाइना को छोड़कर गया था वो जापान था। तो चाइना जापान की लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बाद चीजें शांत थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हैं, खासकर जब से तकैची लास्ट ईयर से पावर में आई है, तो चाइना जापान रिलेशन हैज डिग्रेडेड टू इट्स वर्स्ट लेवल। और अब जो इलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं कि इलेक्शन जो हुआ है 465 मेंबर का वहां का लोकसभा है, जैसे इंडिया में 545 है, वहां पे 465 है। उस 465 में जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो सनाई तकाइची जो इस समय जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन्होंने अलायंस में चुनाव लड़ा था विथ जापान इनोवेशन पार्टी, और इन दोनों का जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो 351 है। मतलब सिग्निफिकेंट चेंज, 2/3 मेजॉरिटी।
और ये जापान की हिस्ट्री में पहली बार है कि कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव किया है. That clearly shows that the people of Japan are standing with Sanai Takaichi. People are standing against Takaichi because Takaichi has stood up against the Chinese aggression, which means that Japan wants to give China a message. And that makes China more difficult because, जब लीडर कमजोर होता है तो आप उस कंट्री पे अटैक कर सकते हैं. But when the people are supportive of China, Japan, when the people are supporting Takaichi, that what she has done with China by clearly saying that if you attack Taiwan, then we will stop. Because see, अगर ताइवान को अटैक करोगे तो कल को जापान में भी अटैक कर सकते हो. सो जापान जो है वो प्रीएम्प्टिव अपने डिफेंस को एनहांस करने के लिए, सिक्योरिटाइज करने के लिए स्टेटमेंट को रखा. तो ये जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साउथ चाइना सी में टेंशन और बढ़ेगी. प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑलरेडी आपको पता है कि अपना चाइना के पड़ोसी कंट्रीज के साथ काफी अच्छा रिलेशन बना रहे हैं. मलेशिया गए हैं अभी रिसेंटली. जापान के काउंटर पार्ट सनाई तकैची के साथ एक एक्सटेंसिव बातचीत भी हुई है. ऑल्दो क्वाड जो इंडो पैसिफिक के लिए हमने बना रखा है उस तो अभी स्टैग्नेट हो चुका है बिकॉज ट्रम्प की प्रायोरिटी कुछ और है. बट व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग, कि फॉरगेट अबाउट क्वाड. प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू बिल्ड इंडिविजुअल पार्टनरशिप. फिलीपींस के साथ हमारा पार्टनरशिप हो. आपको पता है फिलीपींस के प्रेसिडेंट इस साल लास्ट ईयर रिपब्लिक डे में आए थे. मलेशिया गए हैं अभी प्राइम मिनिस्टर. आसियान समिट, आसियान कंट्रीज के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफी अच्छा बातचीत चल रहा है. सो इंडिया भी एग्रेसिवली अपने प्रेजेंस को वहां पे बढ़ा रहा है. लेकिन यहां पे चाइना जापान के टेंशन के अलावा ताइवान का भी टेंशन चाइना के साथ काफी बढ़ रहा है. बिकॉज आपको पता है लास्ट ईयर यूएस ने $330 मिलियन का ताइवान को डिफेंस बेचने का अनाउंसमेंट किया था. उसके बाद चाइना ने ट्रंप को वार्न भी किया. लेकिन ताइवान जो है वो बैक ऑफ नहीं कर रहा है. ताइवान जो है रीसेंट टाइम्स में अपने प्रेजेंस और अपने डिफेंस को और एनहांस कर रहा है. इनफैक्ट इतिहास में since creation of Taiwan held its largest ever military drill, जो चाइना के लिए क्लियर मैसेज था. और यूएस के जो आपके पेंटागन चीफ हैं पेट हेक्सेथ, उन्होंने कहा एंश्योर चाइना डज नॉट डोमिनेट एनीबॉडी. तो क्लियरली यहां पर स्टूडेंट्स जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और आपको पता है कि 2027 का डेडलाइन है जब चाइना ने कहा है कि ताइवान अगर प्यार से आना है तो आ जाओ, नहीं तो चाइना जो है वो मिलिटरीली ताइवान को इन्वेड करेगा. which clearly shows that जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं, जो एक अनसर्टेन अनवोलेटाइल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसका क्लाइमैक्स आने वाला है तो साउथ चाइना सी में. रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत ही छोटा वॉर है देखा जाए, बट द रियल वॉर विच इज गोइंग टू सीरियसली डैमेज द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, विच इज गोइंग टू बी सीरियस एस्केलेशन. बिकॉज देखिएगा यूक्रेन के वॉर में अमेरिका ने केवल डिफेंस बेचा, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ. बट दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन if China attacks Taiwan. Because don't forget, Taiwan holds 80% of world semiconductor. तो इसलिए ताइवान को इन्वेड करेगा तो अमेरिका इंटरवीन करेगा, और भी बहुत सारे कंट्रीज इंटरवीन करेंगे. बिकॉज इफ ताइवान गेट्स बाय चाइना, देन कंट्रीज को सेमीकंडक्टर की एक सिग्निफिकेंट शॉर्टेज हो सकती है. तो इसीलिए वर्ल्ड जो खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो खतरा यही है. जिस तरीके से जापान चाइना, ताइवान चाइना, नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन उस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे. देन दिस इज अ साइलेंटली फास्टली ग्रोइंग क्राइसिस which is boiling up in South China Sea. Let's see what happens. But yes, we are in a dangerous world order. Hope that things get fine, because India needs to become a Viksit Bharat, and for Viksit Bharat, we need peace, stability. We don't want to get entangled in the great power politics. That's what we want at this moment. What are your views? Please let me know in the comment box. Hope to see you again in some other video. Till then, goodbye and take care.